अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के प्रोकैरियोट्स चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास फाइलोजेनी ऑफ द प्रोकैरियोट्स। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं जिन्हें दुनिया का सबसे पहला जानदार कहा जाता है, फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ द अर्थ, या जिन्हें मोस्ट प्रीमेटिव मतलब कि जिसके अंदर बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, वो जानदार कहाँ से वजूद में है, उनका इवोल्यूशनरी लिंक जो है वो किसके साथ में वजूद में आया। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि ये मोस्ट प्रीमेटिव है। प्रीमेटिव का मतलब कि ये बहुत ही बुनियादी हैं, इनके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें मौजूद हैं और ये दुनिया के पहले बाशिंदे हैं, पहले रहने वाले हैं। ये उस टाइम पर दुनिया में वजूद में आए थे जब दुनिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मौजूद थे और बहुत कम ऑक्सीजन जो है वो मौजूद था। तो ये ऐसी कंडीशन में इवॉल्व हुए जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, रेडिएशन ज़्यादा है, तो इन्होंने अपने आप को ऐसे इवॉल्व किया कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी, कम ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं और इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कर रहे होते। अब प्रोकैरियोट्स के इवोल्यूशन के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास वजूद में आए हैं ये प्रोटोबायोट इंसेस्टर्स में से वजूद में आए हैं। प्रोटोबायोट जो है क्या कहा जाता है? प्रोटोबायोट जो है प्रोटोसेल को कहा जाता है। ये दरअसल हमारे पास एक हिपोथेटिकल, एक ख्याली कॉन्सेप्ट है जिसके नतीजे में बयान किया जाता है कि पहले हमारे पास कुछ लिपिड की मेम्ब्रेन ने एक कवर बना लिया होगा और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आ चुके होंगे, आरएनए के जैसे स्ट्रक्चर्स आ चुके होंगे। फिर ये स्ट्रक्चर्स बाद में एक प्रॉपर सेल की शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे और इस तरह से प्रोकैरियोट्स जो हैं हमारे पास वजूद में आए हैं। तो इनका मानना यही है कि प्रोटोबायोट के कुछ इंसेस्टर्स थे, कुछ पुराने प्रोटोबायोट थे जिनमें से ये प्रोकैरियोट्स वजूद में आए हैं। प्रोकैरियोट्स के वजूद के हवाले से जो हमारे पास शुरुआती एविडेंसेस मिले हैं वह तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं, यानी कि 3.5 अरब साल पुराने जो है एविडेंसेस हैं। ये इस तरह से मिले कि हमें कुछ एरियाज़ मिले जहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिन्हें माइक्रोबियल मेट कहा जाता है। माइक्रोबियल मेट का मतलब कि जानदार हैं, उनके सेल्स आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और एक लेयर के जैसा स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाया हुआ है। तो इस तरह से माइक्रोबियल मेट्स हमें कुछ मिले थे जो कि आज से 3.5 अरब साल पुराने थे और ये प्रोकैरियोट्स पर कंसिस्ट कर रहे थे। ये जो माइक्रोबियल मेट थे ये कुछ सेंटीमीटर जो थे मोटे के स्ट्रक्चर्स थे और ये मॉइस्ट और स्टिकी थे क्योंकि ये बैक्टीरिया जो थे अपने बाहर फ्लूइड को सीक्रेट करते थे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है सीक्रेट करते थे और इस वजह से ये हमारे पास मॉइस्ट, गीले और स्टिकी चिपचिपे हमें नजर आते थे। इन प्रोकैरियोट्स के हवाले से बयान किया जा रहा है कि ये जो कुछ हमें स्ट्रक्चर्स मिले थे जिन्हें हम माइक्रोबियल मेट्स कह रहे हैं, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब जो है हमें मिले थे। हाइड्रोथर्मल वेंट हम उन जगहों को कहते हैं जो पानी के अंदर होती हैं और उनमें से भी पानी जो है उबल करके बाहर निकल रहा होता है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट जो है उनके करीब जो थे ये प्रोकैरियोट्स वजूद में आए थे। हाइड्रोथर्मल वेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 100 सेल्सियस से ऊपर का ही टेम्परेचर मौजूद होता है। तो क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती थी तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जो प्रोकैरियोट्स थे अपना फूड वगैरह जो है हासिल करते थे। तो ये जो बैक्टीरिया जो माइक्रोबियल मेट्स बना करके मौजूद थे, ये मेट के जो स्ट्रक्चर्स थे ये जब ड्राई हो गए तो फिर पत्थर की सूरत इख्तियार कर गए, स्ट्रोमेटोलाइट जो है ये बन गए और इस तरह से हमें पत्थरों की सूरत में एविडेंसेस मिले, इन पुराने जानदारों के फॉसल्स हमें मिले और हमें पता चला कि किस तरह से ये जो जानदार हैं ये पुराने थे और किस तरह से वजूद रखते थे। तो इनका जो पुराना हमें रिकॉर्ड मिला वो तकरीबन 3.5 अरब साल पुराना इनका रिकॉर्ड मिला। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है प्रोटोबायोट के हवाले से कि उसके अंदर जो है वो आरएनए मौजूद है, एक सिंगल धागे का आरएनए का मॉलिक्यूल। फिर उसके पास जो है ये दो लेयर्स जो हैं फास्फोलिपिड की मौजूद हैं। तो एक फास्फोलिपिड का मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर आरएनए मौजूद है, इस तरह से हमारे पास पहला सेल जो है इस स्ट्रक्चर में से अराइज हुआ होगा। यही बात बयान की जा रही कि जो आरएनए जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है वो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद था। तो पहले सेल के हवाले से यही बात बयान की जाती है कि एक आरएनए जो कि एक फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद था, उसके अंदर कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद थे और इस तरह से पहला सेल जो है हमारे पास वजूद में आया। फिर आरएनए ने अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए डीएनए में बदल दिया, तो इस तरह से डीएनए जो है हमारे पास वजूद में आया। तो खैर ये एक हाइपोथेटिकल बात है जिसका हमारे पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। बस ये बात बयान की जाती है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा मेम्ब्रेन वाला जिसके अंदर आरएनए मौजूद होगा और फिर उसमें से जानदार जो है वजूद में आए। अब प्रोकैरियोट्स के हवाले से बयान किया जा रहा है उनके हैबिटेट के हवाले से, तो ये हर हैबिटेट में हर जगह पर मौजूद रहते हैं और उनके मुख्तलिफ छोटे छोटे जो ग्रुप मौजूद हैं।
डोमेन बैक्टीरिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स मौजूद होते हैं उनमें कुछ किस्में होती हैं जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी कह रहे होते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन अलगी मौजूद है इसे हम प्रीमेट्रिक प्रोकैरियोटिक अलगा कह रहे होते हैं। जो हमारे पास यूकैरियोटिक जानदार है उसके अंदर भी अलगी मौजूद है। तो यही कहा जाता है कि अलगी जो है ये ब्लू ग्रीन अलगी जैसे जानदारों में से वजूद में आई है, क्योंकि ये प्रीमेट्रिक शुरुआती प्रोकैरियोटिक अलगी जो है ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती थी। साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकता था और इन्हें फोटो ऑटोट्राफ जो है कहा जाता है। और फिर यही बात बयान की जा रही है कि हायर फोटोट्राफिक ऑटोट्राफ से प्लांट्स वगैरह जो है वो भी इसी में से वजूद में आए। पहले हमारे पास जो है ब्लू ग्रीन अलगी थी, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया एक प्रॉपर अलगी के अंदर, और फिर अलगी ने रूट शूट्स डेवलप करके प्लांट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। मजीद इन ब्लू ग्रीन अलगी के बाद जिक्र किया जा रहा है कि इनके अंदर पिगमेंट सिस्टम भी मौजूद है। इनके पास कलर्स मौजूद है जो रोशनी को एब्जॉर्व करते हैं और फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो टुकड़ों में टूट जाती है और वो टुकड़े जो है नए जानदारों को डेवलप कर लेते हैं। बाकी बैक्टीरिया के हवाले से लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के जो बाकी मेंबर्स हैं वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि मालिक्यूल्स को तोड़ करके उनमें से एनर्जी हासिल करें, मालिक्यूल्स को डिकम्पोज करें। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉफी कहते हैं। या फिर सिम्बायोटिक हो सकते हैं, यानी जिनके जानदारों के साथ जुड़ करके फ़ायदा पहुंचाकर रहने वाले ये हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के हवाले से मज़े लिखा हुआ है कि इनके अंदर बहुत शानदार एबिलिटी होती है कि ये बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए नुकसान वाली है, तो बैक्टीरिया भी अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने जीनोम को बदल लेता है ताकि वो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर ले। तो ये इनके जेनेटिक लेवल तक ये जो ये चीज़ मौजूद होती है कि ये अपना डीएनए बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया की स्पीशी के हवाले से लिखा हुआ ई कोलाई के हवाले से, जिसके अंदर 5000 के करीब जीन मौजूद होते हैं। अब मज़ीद लिखा हुआ है कि अगर इनके 200 मेंबर्स मौजूद हैं तो हर एक जो है उन 200 में से अपने एक जीन के अंदर ज़रूर म्यूटेशन कर चुका होगा, जीन के अंदर चेंज लाजमी उसमें आ चुका होगा। तो 5000 जीन्स में से एक जीन तो उनका चेंज ज़रूर हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशन रिलेशनशिप और हैबिटेट यानी कि उनके रहने वाली जगह के हवाले से डिस्कस किया, उनके जेनेटिक मटेरियल के हवाले से भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आर्किया के हवाले से जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।